अधिक समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था, जैन ज्ञान मीमांसा जांच के 5 चरणीय पदानुक्रम पर विचार करता है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के विभिन्न स्तरों का उचित क्रम है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा मति, श्रुति, अवधि, मनः, पर्यव, कैवल्य, ये सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सी। हमारी टीम के द्वारा भी आपके लिए लेक्चर अवेलेबल करवाए गए थे, तो आपने देखा होता तो वहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न रिपीट हुए थे। प्रश्न संख्या 2, इसमें क्या पूछा गया है, ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो सिद्धांतों से संबंधित है, किससे? ज्ञान से। ये भी आपको करवाया गया था। तो जो हमारी टीम के साथ जुड़कर ये तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ से वो सीधे सीधे नंबर ले गए हैं। फिर अगला प्रश्न है 3, इसमें क्या पूछा गया है, यह किसने कहा शिक्षा मनुष्य निर्माण है? यह वह है जिससे चरित्र बनता है, मन की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विस्तार होता है और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो ये जो कथन कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ये देखिए, जो हमारी टीम के द्वारा आपको नोट्स अवेलेबल करवाए गए थे, हार्ड कॉपी नोट्स, अधिकतर प्रश्न वहीं से डायरेक्ट पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप लेना चाहते हैं हार्ड कॉपी नोट्स तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8219312129। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आगामी परीक्षा वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी ये बुक, ध्यान रखना। तो टाइम पे आप इस चीज़ को ध्यान से स्टडी करिए और इन चीज़ों को भी आप अमल में लाइए जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा। तो अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है आपसे, बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन से कथन सत्य हैं? बौद्ध दर्शन के अनुसार तो जो यहाँ पर सत्य कथन होंगे उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए, केवल 2, 3, 4 ये सही हैं। 2, 3, 4 कौन कौन से हैं? दुख ही सभी कष्टों का मूल कारण है। 3 में क्या है? जन्म और मृत्यु क्लेश का कारण है। और 4 में क्या है? सांसारिक कार्यों में उलझना ही सभी परेशानियों का कारण है। तो ये डी जिसने भी सही कर दिया है तो वो ठीक मानिएगा, क्या उसका सही हो जाएगा। सीरीज़ कौन सी है? ये डी सीरीज़ है, इसका भी ध्यान रखना आपने। प्रश्न संख्या 5, इसको भी अब देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में शिक्षा के दर्शन को शामिल करने का सही कारण बताता है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो कौन सा होगा? देखिए, इनमें जो सही होंगे तो वो होगा दर्शन शास्त्र शैक्षिक अवधारणाओं को समग्र रूप से समझने में मदद करता है। फिर है दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और फिर अंत में है शैक्षिक अवधारणाओं का दार्शनिक विश्लेषण तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। तो देखिएगा, जिन्होंने हमारे जो वीडियोस देखे थे ना और जिन्होंने हमारे नोट्स लिए हैं वहीं से प्रश्न आया, बाहर से ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। हमने ये सारी चीज़ें आपको करवाई हुई हैं, ठीक है। तो समय पर देखिएगा, बता रहा हूँ आगे जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा ये, तो ध्यान से देखिएगा ये। तो यहाँ पर सही विकल्प होना था बी, ओनली BCE। तो आप लोगों के लिए ये पोर्शन बहुत अच्छा है, यहाँ से आप नंबर खींच सकते हैं। आप लोगों ने आज हिंदी के क्वेश्चन पेपर को तो देखा होगा, क्या तबाही मचाई थी अपने सेकंड पेपर में भी और फर्स्ट पेपर में भी। सबसे तबाही तो फर्स्ट पेपर में ही मची हुई है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। बोर्ड जो BEd वाला पोर्शन है यहाँ से आप नंबर खींच सकते हो। प्रश्न संख्या 6, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववादी शिक्षा की वकालत करने वाले शिक्षक द्वारा अपनाए जाने वाले रुख को दर्शाता है? तो यह मूल्य व्यक्तिपरक और व्यक्तिगत हैं। मूल्य व्यक्तिपरक और व्यक्तिगत हैं, ये बी सही होगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है, गांधीवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। गांधीवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होगा? तो गांधीवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य होगा मनुष्य की उन्नति, विकल्प सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 8, इसमें क्या पूछा गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके कोठारी आयोग के द्वारा, सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा रही है, आने वाले समय में एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, आपको करवाया जाएगा कैसे क्या करना है। फिलहाल आपको यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं आंसर की, ताकि आप अपने उत्तर का मिलान कर सके और अपने नंबरों को जांच कर सकें, आप कितने नंबर बन रहे हैं आपके। प्रश्न संख्या है 9, इसमें क्या पूछा गया है,
तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित कारकों में से कौन सा संयोजन भारत में शिक्षा की प्रगति को धीमा कर देता है। तो जो धीमा कर देता है तो ये कौन कौन से कारक हैं। तो देखिए इसमें जो सही होगा ना तो वो हो जाएगा आपका, एक तो हो गया यहाँ पर क्षेत्रवाद, दूसरा क्या हो गया स्कूलों में आईसीटी संसाधनों की कमी, तीसरा हो गया यहाँ पर एक हो गया क्षेत्रवाद, दूसरा हो गया आपका जातीयता अर्थात जातिवादी दृष्टि रखना, सोच रखना, और फिर होगा आपका शिक्षकों के प्रशिक्षण पर कमज़ोर, फिर है स्कूलों में आईसीटी संसाधनों की कमी। तो 2, 4, 5, 6 ये सही विकल्प होंगे। ये कहाँ पर है तो ये है आपके 2, 4, 5, 6, ये है आपके विकल्प डी में। अगला प्रश्न देखिए 10, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो जो विकास का सिद्धांत यहाँ पर नहीं होगा तो वो होगा आपका विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया की ओर आगे बढ़ने का सिद्धांत, सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 10, 11, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है आर्किमिडीज को अपनी समस्या का समाधान तब मिला जब वह अपने बाथटब में थे। यह सृजनात्मक प्रक्रिया के किस चरण के अंतर्गत आएगा। तो ये आएगा रोशनी, सी। हिंदी मीडियम में ही आपको करवा रहे हैं क्योंकि हमारा भी हिंदी मीडियम ही है। प्रश्न संख्या है 12, इसमें क्या पूछा गया है प्रकार्यवाद के प्रेरणता थे। तो 12 का सही विकल्प जो हो जाएगा यहाँ पर विलियम जेम्स, बी। अगला प्रश्न देखिए 13, इसमें क्या पूछा गया है 13 में, इसमें पूछा गया है स्थिर शिक्षण के लिए सीखने के संचालक कंडीशनिंग सिद्धांत के अनुसार सबसे प्रभावी सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम कौन सा है। तो यहाँ पर जो सी का सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका परिवर्तनीय अनुपात सुदृढ़ीकरण, सी सही विकल्प यहाँ। अगला प्रश्न देखिए 14, इसमें आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है इसमें, तो इसमें पूछा गया है हल के पुनर्बलन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे हस्तक्षेपकर्ता चर के रूप में प्रतिपादित किया गया है। तो ये होगा सही विकल्प यहाँ पर उत्तेजक क्षमता, डी यहाँ पर सही विकल्प होगा, डी। अगला प्रश्न देखिए रोरशाह इंक ब्लॉट टेस्ट में शामिल है। तो सही विकल्प जो यहाँ पर हो जाएगा 15 का तो वो हो जाएगा 5 काले और सफ़ेद और 5 बहुरंगी कार्ड, सी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, इसमें क्या पूछा गया है 16 में, तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षा तंत्र नहीं है। तो जो एक रक्षा तंत्र नहीं होगा तो वो होगा मुआवजा, सी। ये तीनों एसोसिएशन, प्रतिगमन, उर्ध्वपातन ये होंगे, सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 17, इसमें क्या पूछा गया शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम सहायता के लिए प्रदान किया गया है। किसके लिए प्रदान किया गया, क्या फ़ायदा होता है इससे। तो ये देखिए ये सही होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र शिक्षक के लिए, बी सही विकल्प होगा 17 का। फिर प्रश्न संख्या 18, इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें आपसे ये पूछा गया है भारत में स्कूली शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सीधे तौर पर जिम्मेवार है। तो यह है NCERT, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 19, इसमें क्या पूछा गया है सर्वा शिक्षा अभियान ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया। तो ये अपनाया शून्य अस्वीकृति नीति को, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर अंतिम प्रश्न भी है, ये जो B.Ed वाला पोर्शन था, क्या है ये, तो यहाँ पर देखिए हिंदी मीडियम, हम हिंदी मीडियम वाले हैं। तो पूछा गया था इसमें नेक द्वारा निम्नलिखित में से किसे संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता के लिए प्रदर्शन संकेतक के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये देखिए पाठ्य चर्चा संबंधी पहलू ये होता है, सही बात है। फिर है
अनुसंधान, नवाचार और विस्तार, ये भी सही है। फिर अगला क्या है, अगला है यहाँ पर शासन, नेतृत्व और प्रबंधन, ये भी है। फिर है संस्थागत मूल्य और सर्वोत्तम प्रथाएं, ये भी होगा। ए बी सी ई, ये कहाँ पर है, डी नहीं होगा, ए बी सी ई, ये किसी भी विकल्प में नहीं है। ए होना चाहिए था परंतु इन्होंने डाला ही नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न भी पहले पूछा गया है, इसलिए आपको कह रहा हूँ। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर सी डी। एक मिनट दोबारा से देखिएगा कौन कौन से सही हैं। ए तो नहीं है, फिर बी है यहाँ बी सही होगा। बी के बाद कौन सा सही है, बी सी ई, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा बीएड पोर्शन समाप्त हो गया। कहूँगा हार से पहले हार और जीत से पहले जीत कभी नहीं माननी चाहिए। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं कि सर हमारा फर्स्ट पेपर ठीक नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ। मान लिया कि सच में ठीक नहीं हुआ है, सभी का ठीक नहीं हुआ, परंतु जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, तब तक आप अपना ये मत सोचिए कि आपका पेपर ठीक नहीं हुआ है, क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि फर्स्ट पेपर में काफ़ी सारे प्रश्नों पर डाउट है। तो ऑफिशियल आंसर की आने दीजिएगा और फिर पता चलेगा कि क्या रिज़ल्ट होगा, और रिज़ल्ट भी आने दीजिए। ठीक है, क्योंकि सभी की स्थिति एक जैसी है। पता नहीं बोर्ड क्या सोच के ये क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड लाया था और क्या सोचकर उसने एकदम पेपर की परीक्षा दे दी, पता नहीं सोच से बाहर है। ये फर्स्ट पेपर के बारे में कह रहा हूँ। सेकंड पेपर तो फिर भी हमारा ठीक रहा। बहुत से बच्चों ने जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया था लगभग वैसे ही लेवल के क्वेश्चन आए थे, परंतु यहाँ पर थोड़े से अंडरस्टैंडिंग वाले हिंदी पोर्शन आया था। ऐसा ही तुक्के वाला सिस्टम नहीं था यहाँ पर। बोर्ड ने अब आपकी कि हम सब की रीढ़ तोड़ ली है, अब तुक्के वाले प्रश्न नहीं आते हैं। अब आपको थोड़ी सी एक अपनी समझ विकसित करनी होगी। यहाँ पर बताऊँगा किस तरह से समझ विकसित करने वाले क्वेश्चन थे। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हिंदी सेक्शन की बात कर रहा हूँ। नई समीक्षा ने अपनी समीक्षा के केंद्र में रखा। किसे नई समीक्षा ने अपनी समीक्षा के केंद्र में रखा था? तो ये देखिए, मैंने जो वीडियो आपको जो लॉन्ग लेक्चर थे वहाँ पर ये बताया था, कृति को ये अपने केंद्र में रखते थे। दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, रस चर्चा के अंतर्गत 9वां रस है। ये भी आपको रस वाली वीडियो में बता दिया था। रस चर्चा के अंतर्गत जो 9वां रस था वो शांत रस था। कौन सा था? शांत रस। 9वां रस शांत रस है, इसी से आप ये आइडिया लगा सकते थे। अगला देखिए, हाँ एक और बात, जो बोर्ड ने हर एक पोर्शन को टच किया है, आपने देखा ही होगा, जो नया पाठ्यक्रम आया है उसके हर एक पोर्शन को टच करा हुआ है बोर्ड ने। तो इसीलिए मैं आपको रोज़ लेक्चर भी लाता था और ये चीज़ें बताता था। जो भी हमारे लेक्चर हमने जो प्रोवाइड किए थे, अगर उन्होंने यहीं से स्टडी की थी तो उनको काफ़ी सारा यहाँ से फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, तो ये है घीसा से आया हुआ ये प्रश्न है। लड़के उससे कुछ खींचे से रहते थे, इसलिए कि किसी की माँ, किसी की नानी, किसी की बुआ आदि ने घीसा से दूर रहने की नितांत आवश्यकता उन्हें कान पकड़कर समझा दी थी। इस समझाने में प्रमुख संकेत हैं। क्या समझाया था उन्होंने? देखिए, जिसने घीसा पढ़ा था महादेवी वर्मा का ये, तो वहाँ से आपको ये आइडिया लग गया था। मैंने वैसे बता दिया था आप लोगों को, पूरा ये घीसा पढ़ के बताया था जो पेड बैच वाले थे। उसमें ये बताया था कि जो घीसा के पिता की मृत्यु 1 वर्ष पहले घीसा के पैदा होने के पहले हुई थी। जब घीसा पैदा हुआ था, ठीक है, उसके 1 वर्ष पहले उसकी पिता की मृत्यु हो गई थी। तो उस घीसा के उत्पन्न होने के लिए अब बाद माना जाता था कि भाई घीसा उत्पन्न कैसे हो गया, जब उसके पिता की 1 वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो एक इसका सबसे मेन वजह ये थी। दूसरा ये था कि वो निम्न जाति का भी समझा जाता था। ठीक है, मेन तो ये डी ही होगा। बाकी ऑफिशियल आंसर की में हम देखेंगे क्या गलत है इसमें। हम इस पर क्लेम भी कर सकते हैं। किसी प्रश्न पे अगर आपको लगे कि बोर्ड के द्वारा उत्तर गलत दिया गया है तो उस पर हम क्लेम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना आपने। अगला जो प्रश्न है 24, ये काफ़ी नया प्रश्न था, ये हमने नहीं किया था। ये क्या है? दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो ये नया प्रश्न है, हमने पहले नहीं देखा था। ठीक है, ये तो कौन सा है? दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित उपन्यास। तो ये है पहाड़। ये देखिए, बिहार में दशरथ मांझी है, इन्होंने एक पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया था वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर अब म्यूज़िक शुरू होने लग गया है। चलिए, अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी तो वीडियो को बंद कर दूंगा मैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 25। इसमें देखिए, वही जो पुरानी परंपरा वाले क्वेश्चन था वही है ये। क्या है इसमें? 25, किस विकल्प में दिए गए सभी कविता संग्रह केदारनाथ सिंह के हैं?
तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा, देखिए यहाँ से देखो, सृष्टि पर पहरा, टॉल्स्टॉय और साइकिल, अकाल में सारस, यहाँ पर सी जो विकल्प है ये सही होगा। ठीक है, साउंड बढ़ा रहे हैं ये। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिएगा। बर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो यहाँ पर बताना है बर्तनी की दृष्टि से कौन सा गलत होगा। शराब, ये भी सही है। अंतर्धान, अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान ही होता है। अतिशयोक्ति, ये भी सही है। तो जो ज्योत्सना है, ज्योत्सना, ये यहाँ पर गलत होगा, पूरा स आता है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा 27, इसमें क्या दिया गया है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसी के अनुसार रामचंद्र के राज में जीतो शब्द सुनाई देता है केवल। देखिए ये दो संबंध में दिखाई देता है जीतो शब्द। जो रामचंद्र का, भगवान श्री राम का उत्तरकांड में रामचंद्र जी का राज है, इसमें दो शब्दों के लिए जीते सुनाई देता है। एक तो होता है मन के प्रति जीतो और दूसरा इंद्रियों के प्रति जीतो। ये दो शब्दों ज़्यादातर सुनाई देते थे। ठीक है, अपने आप से जीतना है, दूसरों से, बाहरी चीज़ से नहीं जीतना है, अंतरात्मा से। जो हमारा मन है, कई बार आपको पता है कितना दुष्ट हमारा मन हो जाता है, इन चीज़ों के प्रति ये कहा गया है। ठीक है, इंद्रियों के प्रति और मन के प्रति। यहाँ पर बोर्ड किसको मानेगा ये हम फिलहाल नहीं कह सकते, इन दो में से एक इसका उत्तर होगा। अगला ये प्रश्न हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा संदेह मुझे उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा इसका। फिर अगला प्रश्न है 29, भर्तमुनि के रससूत्र के व्याख्याकारों में किसने भावक्त व्यापार की परिकल्पना की है। भावक्त व्यापार किसके द्वारा दिया गया था। आराम से सोच जाते तो इसी से आप इसको ठीक कर लेते। तो जो भट्ट नायक है, इसने भावक्त व्यापार दिया था, तो बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जो फिर से आपको कहूँगा सेकंड पेपर ओके ओके प्रश्न था। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ओके ओके स्टैंडर्ड था इसका। जो मेन स्टैंडर्ड रहा है तो वो फर्स्ट पेपर का रहा है, वहीं से बच्चे बाहर हो जाएंगे। जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपने क्या करना था, सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व करना था। तो चलिए, किसी ने कर दिया, किसी ने नहीं करा, अब ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम। 30, फूंक फूंक कर कदम रखना, इसका सही अर्थ क्या है। तो फूंक फूंक कर कदम रखना है सोच समझकर काम करना, सोच समझकर काम करना। अर्थात कोई भी कार्य जब हम करेंगे उसे सोच समझकर करेंगे, ऐसे जल्दबाजी में नहीं करेंगे। ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है 30 में। अगला है यहाँ पर, ये दोबारा से रिपीट हो गया है। एक और बात, आप लोगों ने बड़ी लेट मुझे ये क्वेश्चन पेपर सेंड किया, ऐसा क्यों किया मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों का पेपर था 2 से 4, 2 से 4 बजे, 6 बजे तक मुझे किसी ने क्वेश्चन पेपर सेंड ही नहीं किया। मैं क्वेश्चन पेपर का इंतज़ार करते करते थक गया। ठीक है, तो थोड़ा सा लेट होने की वजह ये भी है, आप लोगों ने जल्दी सेंड नहीं किया। अगला है 31, असाध्य वीणा में सृजना के लिए मूलभूत आवश्यकताओं के क्रम में गौण है। गौण की बात की जा रही है यहाँ पर। देखिए, अहम का त्याग और समर्पण की भावना, ये असाध्य वीणा में है। प्रकृति के कोमल और कठोर रूपों का प्रत्यक्षण किया गया है, ये भी सही है। जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी होना, ये भी यहाँ पर किया गया है। परंतु जो ताल, लय, छंद और स्वर का असाधारण अधिकार, ये यहाँ पर वर्णित नहीं मिलता है, तो सी यहाँ पर सही होना चाहिए। अगला प्रश्न कौन सा है, तो यहाँ पर प्रश्न है अगला 32, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी की पहली कहानी के निर्धारण हेतु किस पत्रिका में प्रकाशित कहानियों को चुना। तो रामचंद्र शुक्ल ने चुना था सरस्वती पत्रिका की कहानियों को, तो बी यहाँ सही होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 33, इसमें क्या पूछा गया है, तो 33 में पूछा गया है कौन सा जीवनिकार युग्म सही है। आसान सा प्रश्न था ये भी। देखिए, अबाराम सिंहा, ये विष्णुचंद्र शर्मा की नहीं है। महाप्राण निराला, ये भी रामविलास शर्मा की नहीं है। अग्नि सेतु गंगा प्रसाद पांड्या की नहीं है। कलम का मजदूर मदन गोपाल की है, तो ये सही होगा यहाँ पर। एलिमिनेट मेथड जिसने भी यूज़ किया है ना, तो उसकी बल्ले बल्ले हो गई है। अगला प्रश्न देखिए 34, नए बने राज्यों में से हिंदी मातृभाषा वाला राज्य नहीं है। आप इजीली से ठीक कर सकते थे। झारखंड में हिंदी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है,
उत्तराखंड में बोली जाती है परंतु तेलंगाना में नहीं बोली जाती। यहाँ से आप आइडिया लगाते नए बने राज्यों में। हाल ही में तेलंगाना ही नया बना है, तो यहाँ से भी आप इसे सही कर सकते थे। अगला प्रश्न है, फैंटेसी का उपयोग करने के लिए प्रसिद्ध कवि हैं। तो फैंटेसी का उपयोग सबसे अधिक किसने किया है? अंधेरे में आपने पढ़ी है, ठीक है, तो उसी से आप आइडिया लगा सकते थे। गजानन माधव मुक्तिबोध फैंटेसी का अधिक प्रयोग करते हैं। अंधेरे में फैंटेसी में ही रचित है, ये भी आपने ध्यान रखना था। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या प्रश्न है, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत इन्हीं हथियारों से किसकी रचना है? प्रश्न तो सिंपल सा था, पूछ लेते इन्हीं हथियारों से किसकी रचना है, आप टिक कर लेते अमरकांत। परंतु इन्होंने घुमा फिरा कर पूछा है साहित्य अकादमी से पुरस्कृत इन्हीं हथियारों से किसकी रचना है, तो ये अमरकांत जी की होगी। अगला प्रश्न है 37। इसमें क्या पूछा गया है, अंधेर नगरी के विषय में असंगत कथन है। अंधेर नगरी के विषय में कौन सा असंगत होगा, ये बतलाना है। यहाँ पर देखिए, इसमें लोक भाषा तथा स्थानीय शब्दावली का प्रयोग है, बिल्कुल है। इसमें इसकी भाषा में व्यंग्यात्मकता एवं नाटकीयता मिलती है, कहीं कहीं मिलती है। ये इसकी भाषा पर ब्रज भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिख पड़ता है, तो ये कहीं पर नहीं दिखता है स्पष्ट, ठीक है। तो इसकी भाषा प्राय पात्रों के स्तर के प्रतिकूल पड़ती है, तो ये भी सही है। तो सी यहाँ पर गलत होने की संभावना है, ये हम मानेंगे यहाँ पर सी, क्योंकि जब हमने अंधेर नगरी की, हाँ रुकिए, अंधेर नगरी की बात कर दी जा रही है ना यहाँ पर, तो जो ये सही होगा इसका डी, इसकी भाषा प्राय पात्रों के स्तर के प्रतिकूल, तो ये गलत हो जाएगा, डी इसका उत्तर होना चाहिए, ठीक है। इसमें लोक भाषा तथा स्थानीय शब्दावली का प्रयोग है, हाँ। इसकी भाषा में व्यंग्यात्मकता एवं नाटकीयता है, ये भी है। इसकी भाषा पर ब्रज भाषा का स्पष्ट प्रभाव भी दिखाई देता है, हाँ दिखाई देता है, ये भी। डी पर मैं यहाँ पर टिक करूँगा, डी, ठीक है। कई प्रश्न ऐसे जिसे हम ऑफिशियल आंसर की आने पर ही पूरी तरह से आपको बता पाएंगे, क्योंकि हमारी तरफ से तो ये सही होगा, परंतु आप लोगों के मन में संदेह रहेगा। तो 38 का क्या है, 38 में पूछा गया है अपभ्रंश की विशेषता नहीं है। तो अपभ्रंश की विशेषता क्या नहीं है? तत्समीकरण, पूरी तरह से तत्समीकरण नहीं दिखती यहाँ पर, परंतु कुछ कुछ शब्द संस्कृत से हूबहू यहाँ पर दिखाई देते हैं। परसर प्रयोग है, द्वितीकरण भी दिखाई देता है, परंतु व्यंजक लोप ये यहाँ पर उतना नहीं दिखाई देता, तो यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। ये पूछे गए हैं, जैसे कि ये देखिए पूछा गया है सखी संप्रदाय एक शाखा है, तो बताना था सखी संप्रदाय एक शाखा है किसके अंतर्गत, निम्बार्क संप्रदाय की। सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ काव्य भाषा के संदर्भ में पक्षधर नहीं थे। किसके पक्ष में नहीं थे विलियम वर्ड्सवर्थ? देखिए, जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे ये भाषा पर मानते थे सभी का अधिकार, ये साधारण लोगों की भाषा के पक्षधर भी थे, स्वाभाविक मनोवेग वाली भाषा के पक्षधर में भी दिखते हैं, प्राचीन कवियों की भाषा के पक्षधर में भी, परंतु जो अभिजातीय वर्ग की भाषा थे उसके पक्षधर में ये दिखाई नहीं देते कहीं पर भी, ठीक है। साथ में ये आडंबर युक्त भाषा को भी सिरे से नकार देते हैं, ये कई स्थानों पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर उदाहरण मैंने ढूंढा हुआ था, कहाँ चला गया वो, देखिए जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं ये कविता प्रबल भावों का सज उछलने ये कहते हैं। इन्होंने काव्य भाषा के संबंध में 3 मान्यताएं भी दी थी। क्या क्या? काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, जिससे हमारे ये विकल्प सही होते हैं। दूसरा है काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तीसरा है प्राचीन कवियों का भावोद्वेग जितना सहज था उनकी भाषा उतनी ही सरल थी, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद बाद के कवियों की देन है। तो इस तरह से हमारे ये तीनों विकल्प सही हो जाते हैं, परंतु विकल्प एक यहाँ सही नहीं होता है इन तथ्यों के आधार पर, ठीक है। तथ्यात्मक प्रश्न थे ये सारे, हमने आपको वीडियोज़ में करवाए हुए तथ्य हैं, बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं कहेंगे कि बाहर से प्रश्न आया हुआ है। और ये जो 42 है इसे छोड़ देते हैं, जो प्रश्न छोड़ रहा हूँ उन्हें नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि देखिए ऐसे प्रश्न होते ही हैं हर एक परीक्षा में जो बहुत ही गहरे पूछे जाते हैं। प्रश्न है उदय प्रकाश की कहानी, सभी को पता है उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी पीली छतरी वाली लड़की, ये उदय प्रकाश की कहानी होगी, विकल्प डी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी सिंपल ही था। मृत व्यक्ति के
मृत व्यक्ति के लिए अनुपयुक्त शब्द। तो मृत व्यक्ति के लिए अनुपयुक्त शब्द कौन सा होगा ये बताना है। तो यहाँ पर जो सही होगा, मृत व्यक्ति के लिए अनुपयुक्त शब्द पूछा गया, अनुपयुक्त कौन सा है। देखिए, मृत व्यक्ति के लिए कार्तिशेष भी कहा जाता है, दिवंगत भी कहा जाता है और कई बार धाराशाही भी कहा जाता है। उसे गोली लग गई और वो धाराशाही हो गया, मतलब गिर गया, मर गया, परंतु जो पूर्ण प्रज्ञा ये नहीं कहा जाता है। तो सी यहाँ पर उचित हो जाएगा, सी। फिर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या है। अंधा युग में अपने अस्तित्व के अर्थ को क्रमशः खोने वाला निरपेक्ष सत्य का प्रतीक पात्र है। भाई ऊपर चला जा तू। तो अंधा युग से ये प्रश्न पूछा गया था कि अंधा युग में वो कौन सा ऐसा पात्र है जो अपने अस्तित्व के अर्थ को क्रमशः खोने वाला निरपेक्ष सत्य का प्रतीक था। अगर आपने अंधा युग पढ़ा होगा तो मैंने आपको करवाया था ना अंधा युग, उस समय मैंने कहा था आपको जो एक पात्र है, कौन, जो पांडवों के पक्ष में लड़ा था। और पांडवों के पक्ष में तो लड़ा वो, पहले तो पांडवों के पक्ष में रहा, फिर मतलब उसे अपने अस्तित्व से उसे लगा कि उसका अस्तित्व पांडवों में भी नहीं है और कौरवों में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कौरवों की माता है बार बार इसे उल्हाना देती थी। जो युत्सु है ये, जैसे आपको पता 100 कौरव थे, 100 कौरव नहीं, एक इनका भाई एक और था, तो इस तरह से कौरवों की संख्या हो गई थी 101। जो युत्सु है ये कौरवों के पक्ष से लड़ा था, इसलिए इसे जब ये युद्ध जीत जाने के पश्चात इसे अपने अस्तित्व का जो अर्थ जांचता है तो उसे अपना अस्तित्व खतरे में लगता है और अपना अस्तित्व खोने वाला इसे लगता है और निरपेक्ष सत्य का ये प्रतीक माना जाता है। तो सी सही विकल्प होगा, क्योंकि ये हमेशा सत्य के पक्ष में लड़ता था। तो युत्सु यहाँ पर सही विकल्प होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न था यहाँ पर कौन सा है ये प्रश्न। जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। देखिए, ये वाला प्रश्न भी मैंने आपको अंतिम समय में करवाया था। कब करवाया था? जब मैंने ये नागार्जुन की पंक्तियाँ लाई थी। खड़ी हो गई चाम पकड़ कंकालों की हो, जहाँ तहाँ दगने लग गई शासन की बंदूक। पहले ये पंक्ति आनी थी, फिर ये आनी थी। ये भी करवाया हुआ था आपको प्रश्न, ठीक है ना। पूरी कविता पढ़कर बताई थी मैंने आपको ये वाली। अगला जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, तो बताना है तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन सा आता है यहाँ पर। तो जो 47 का सही विकल्प होगा कर्मधारी। जो कर्मधारी है ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है, बाकी अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि ये नहीं आते हैं। इस कारण विकल्प बी 47 का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी गहरा प्रश्न था, पर मैंने इसकी पूरी कहानी आपको बताई थी, वापसी कहानी की, क्योंकि एक एक कहानी हमने अच्छे से डिस्कस की है ना, तो वहाँ पर बताया था। वापसी कहानी में क्या कहा गया है। वापसी कहानी में रिटायर होकर उत्साह से घर वापस आए गजाधर बाबू चीनी मिल में नौकरी करने चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? ये एक तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए गए थे। पहले ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं किसी भी परीक्षा में, परंतु जो कहानी को अगर समझ जाते आप तो आपको पूरी जानकारी हो जाती। क्यों चले जाते हैं वहाँ से घर से वापस? क्योंकि एक तरह से देखिए, वे अनुभव करते हैं कि उनका अस्तित्व घर के वातावरण का हिस्सा नहीं बना। क्यों नहीं बना सके? क्योंकि इसमें देखिए ज़्यादातर सी और डी में इसमें थोड़ा सा द्वंद्व है। वे बच्चों और पत्नी की अवहेलना से त्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, बार बार इनकी अवहेलना दिखने के लिए मिलती है। बच्चे और उनकी पत्नी बार बार उनकी अवहेलना करती है। ठीक है, तो सी यहाँ पर संभावना है कि ये सही हो जाएगा। बाकी विकल्प देख लेते हैं। वे घर के आर्थिक अभावों की पूर्ति करना चाहते थे, गलत, उन्होंने पहले ही पूर्ति कर ली थी। वे अनुभव करते हैं कि घर में उनका स्वातंत्र्य बाधित हो रहा है, गलत, ये भी नहीं है। वे अनुभव करते हैं कि उनका अस्तित्व घर के वातावरण का हिस्सा नहीं बन रहा है, ये भी हो सकता है, परंतु सी की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि अवहेलना यहाँ पर कौन कर रहे थे? उनके बच्चे और उनकी पत्नी घर में उनकी अवहेलना कर रही थी। उनका अस्तित्व ही वे स्वीकार नहीं करते थे। वो मानते थे कि जो गजाधर बाबू है मात्र पैसों की मशीन है, इसके अतिरिक्त वो अपना परिवार का सदस्य उन्हें नहीं मानते थे। ठीक है, सी और डी में थोड़ा सा द्वंद्व है यहाँ पर, परंतु सी आप मान के चलिए। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न इसको भी मैं छोड़ दूंगा यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी प्रश्न छोड़े गए हैं उनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पर? तो प्रश्न ये पूछा गया है, श्रोता को आश्वस्त और प्रभावित करने के साथ साथ आत्मशक्ति और आत्म परितोष की व्यंजना किस वाक्य में है? मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारा काम कर दूंगा। इसमें है
देखो, श्रोता को आश्वस्त भी किया गया है, प्रभावित किया गया है, और आत्मशक्ति और आत्म परितोष की व्यंजना भी यहाँ पर मिलती है, तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, ईदगाह। ईदगाह कहानी हमने पढ़ी थी, तो मैंने उसी समय आपको पूरी इसकी जो कथा थी वो बता दी थी। जो ईदगाह कहानी है, इसमें क्या है, ईदगाह कहानी में चित्रित वैषम्य की दृष्टि से असंगति गुम देखिए, ग्रामीण जीवन शहरी जीवन मिलता है, हाँ जी मिलता है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी मिलती है, हाँ जी मिलती है। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति मिलती है, नहीं मिलती। धार्मिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था मिलती है, तो हाँ जी ये भी मिलता है। तो सी यहाँ पर असंगत हो जाएगा। इसका चयन करना है, आपने चयन कर लिया होगा आप लोगों ने, मुझे पूरी आशा है। एक और बात, कट ऑफ आपकी बहुत डाउन जाने वाली है, बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाली है। आप लोग बताइएगा क्या लग रहा है आपको, फर्स्ट पेपर किस किस का पास हो रहा है। जो आपने यूट्यूब पे जो हमारी टीम के द्वारा भी आंसर की प्रोवाइड की गई है, उसके हिसाब से आप देखते हैं तो कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। एक और चीज़, हार से पहले हार और जीत से पहले जीत कभी नहीं माननी है। अपने अंदर आपने एक आश जगा कर ही रखनी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। प्रश्न क्या है अगला, रक्त बुद्धि से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी भी, क्योंकि बुद्धि सोचती है और शोणित अनुभव करता है। नीरी बुद्धि की निर्मितियां निष्प्राण हुआ करती हैं। उर्वशी में ये कथन किसका है, तो ये कथन हो जाएगा यहाँ पर उर्वशी में उपयुक्त कथन है उर्वशी का ही, उर्वशी महाकाव्य में, ये सी सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है, कवि पुष्पदंत का संबंध है। हाँ, कहीं पर अगर आपको लगे कि गलत उत्तर दिया गया है तो आप बताइएगा, क्योंकि ये हमारे निजी प्रयास है। ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर हम इसी ढंग से दे रहे हैं कि कोई भी गलत ना हो, परंतु कई बार बोलने में गलती हो जाती है, ऊपर नीचे हम बोल देते हैं, ठीक है। हम भी मनुष्य हैं, मनुष्य से गलतियाँ होती हैं, आपको तो पता ही है। ये प्रश्न देखिए, मुझे कॉल्स आई थी बहुत ज़्यादा कि सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है आउट ऑफ है, उतना नहीं है। देखो, ये मॉडरेट लेवल का है, क्योंकि बड़े टाइम बाद परीक्षा हो रही, तो ये मॉडरेट लेवल का होना स्वाभाविक भी था। ये प्रश्न देखिए कितना मुश्किल है, नहीं है ना मुश्किल, ये कवि पुष्पदंत का संबंध है, तो बच्चों ने ये कहा कि ये तो अपभ्रंश के थे, ठीक है। तो जो पुष्पदंत थे ये जैन साहित्य से संबंधित थे, तो बी यहाँ पर सही होगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, 54, सौंदर्योपासक उपन्यास के लेखक हैं ब्रजनंदन सहाय। ये सारे प्रश्न हमने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है ना। ये तो वन लाइनर टाइप के प्रश्न थे। ये जो कई क्वेश्चन तो जो मैंने आपको रात को वीडियो डाली थी ना, पाश्चात्य विद्वानों की जो मत वगैरह थे उससे संबंधित, तो वहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न तो सीधा सीधा वहाँ से पूछा गया था, मैंने पहले भी करवाया है, परंतु जो हमारे साथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म में फ्री में जुड़े हुए थे उनको भी मैंने बहुत से प्रश्न करवाए हैं, सीधे सीधे से प्रश्न वहाँ से बने हुए हैं। देखिए ये प्रश्न, संरचनावाद की अवधारणा, संरचनावाद की आधारशिला रखी, किसने रखी है। रात को ही आपको वीडियो डाली थी, सुबह ही मैंने कहा था देख लेना, ये फर्डिनांड दी सस्यूर के द्वारा किया गया था। ये ए यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 56, इसमें क्या पूछा गया, आइए रिचर्ड्स के अनुसार काव्य का उद्देश्य है। तो आइए रिचर्ड्स के अनुसार, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, आवेगों की विश्रांति, आवेगों की विश्रांति, ये वाला पूरी तरह से सही हो जाएगा यहाँ, बाकी के उचित नहीं है, ठीक है, डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, ये भी मैंने आपको उस समय जब लेक्चर करवाया था उस समय बताया था, मैं राजभवनों से डरती हूँ क्योंकि उसके एक लोभ से मनुष्य आजीवन मानसिक कारावास भोगता है। अलका का ये संवाद है, जो ये कहाँ से लिया गया, चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। तो ये कथन किसने किसको कहा था, पर्वतेश्वर के प्रति व्यंग्यात्मक कथन कहा गया था, ये अलका के द्वारा, ठीक है, बी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, इसमें क्या पूछा गया है, मल्लिका के भीतर की टूटन के लिए खुद को जिम्मेदार मानने की स्पष्ट अभिव्यक्ति करने वाला पात्र है। जब मल्लिका, जो हमने ये आषाढ़ का एक दिन नाटक किया था उस समय ये चीज़ें बताई थी मैंने आपको कि जो मल्लिका है, मल्लिका और कालिदास, इन दोनों में था प्रेम, एक दूसरे को एक तरह से नायक नायिका ये स्वीकार करते थे, परंतु किसी तरह से जो कालिदास है मल्लिका से दूर चला जाता है और फिर वहाँ पर जाकर शादी भी कर लेता है ये, ठीक है, कालिदास। इसकी शादी से जो मल्लिका बहुत ज़्यादा टूट जाती है और जब कुछ समय पश्चात कालिदास वापस आता है तो इसकी स्थिति देखकर, मल्लिका की स्थिति देखकर ये घबरा जाता है कि मल्लिका के भीतर की टूटन का कारण कौन था, कालिदास था, और ये स्वयं को ये मानता भी है कि मैं ही इसकी टूटन का जिम्मेदार हूँ,
ठीक है, तो यहाँ पर ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, कामायनी में श्रद्धा को देखने पर मनु को भय लगती है। कैसी लगती है वो? तरंगों से फेंकी एक मणि लगती है कामायनी में। ये भी चीज़ें आपको बताई हुई थी। अगर आप थोड़ा सा भी सोच कर इस सेकंड पेपर को कर देते ना तो बल्ले बल्ले हो जानी थी आप लोगों की। हाँ, एक और चीज़ ऐसी होती है दोस्तों, बोलना आसान होता है, परीक्षा हॉल के जो प्रेशर में चीज़ों को करना वो बड़ा मुश्किल होता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये दबाव ही हमें झेलना पड़ता है। जब तक हम इस दबाव को नहीं झेलेंगे तब तक कामयाबी मिलनी मुश्किल हो जाती है। निम्नलिखित में सबसे पहले हुए, तो ये भी देखिए सीधा प्रश्न था ये। दंडी सबसे पहले आए हैं, दंडी। संस्कृत काव्यशास्त्र के अंतर्गत दंडी ही सबसे पहले आए हैं, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि हिंदू बारिये। भारतेंदु ने यह पंक्ति किस कवि के प्रति आदर व्यक्त करते हुए कहा था? पहले तो ध्यान रखिए, भारतेंदु की यह पंक्ति थी। मैं कहता था ना हर एक विकल्प को, हर एक पंक्ति को ढंग से पढ़िए, तो ये रसखान के संबंध में कही थी ये पंक्तियाँ। किसके? रसखान के संबंध में। ये भी मैंने आपको, जो हम यूट्यूब पे 120 125 प्रश्न आपको करवाते थे ना, उस समय ये प्रश्न बना हुआ था, तो उस समय की ये बात है। सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है 62। इसमें क्या पूछा गया है? प्रकृतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। अगर आप प्रकृतिवाद को ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए मार्क्सवादी विचारधारा है ये। इसमें क्या मिलता है? व्यंग्यात्मकता मिलता है। नागार्जुन थे, निराला थे, इन्होंने कई कविताएं व्यंग्यात्मक तरीके से लिखी हुई हैं। जैसे कि अपने हैं, क्या नाम इनका, निराला है, इन्होंने लिखी कुकुरमुत्ता, ये व्यंग्यात्मक कविता है, ठीक है, और प्रगतिशील है, तो ये ध्यान रखना है। जनभाषा में भी ये अपनी रचनाओं को प्रचारित करते थे। लोकोन्मुखता ये भी इनके मिलती है, अर्थात लोगों के लिए कार्य करते थे। परंतु जो व्यक्तिवाद है ये प्रकृतिवाद की विशेषता नहीं थी, इसका ये ध्यान रखिएगा। जो व्यक्तिवाद है ये आपको छायावाद में मुख्यतः मिलता है, तो इसका ध्यान रखना। छायावाद हो गया, प्रयोगवाद हो गया, यहाँ पर ये मिलता है, तो डी यहाँ पर सही विकल्प होना था। इसके पश्चात जो अगला प्रश्न है यहाँ पर 63, इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है। अध्यापक पूर्ण सिंह पूरा नाम होगा। तो जो आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, ये तीनों तो निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह के थे, परंतु जो विकल्प ए है कछुआ धर्म, ये जो अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं होगा। ये किसका था? ये था आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। अगला प्रश्न देखिए यहाँ, इसमें क्या पूछा गया है 64 में, वह काव्यानुशीलन करता व्यक्ति जिसमें रसानुभूति की क्षमता है के लिए अभिनव गुप्त ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो जो अभिनव गुप्त ने रसानुभूति के संबंध में जो शब्द प्रयोग किया है, नागरिक तो नहीं होगा, जो प्रेक्षक ये भी नहीं होगा, सहृदय यहाँ पर होगा। सहृदय भी दिया गया है और सामाजिक भी दिया गया है, ठीक है, ये दोनों ही पुस्तक में उत्तर दिए गए हैं इसके। जो सहृदय तो मुझे पता था, परंतु सामाजिक भी दिया गया है, इसमें थोड़ा सा इसलिए द्वंद्व है। जो सी और डी जिसने सही किया है तो उनका ये विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की में देखते हैं क्या मानेंगे, इसके ऊपर हम क्लेम भी कर सकते हैं। वैसे तो मैं सी की तरफ जाऊंगा, परंतु ऑफिशियल आंसर की में क्या आएगा उस पर भी हम ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 65, इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से नवदा भक्ति के अंतर्गत नहीं है। पहले तो ध्यान रखिए, जो नवदा भक्ति है ये भक्ति काल के अंतर्गत एक भक्ति का एक तरीका था, इस तरीके से भक्ति की जाती थी। इसमें देखिए कीर्तन होती थी, पाद सेवन होता था, स्मरण होता था, परंतु जो गुण महिमा है ये नवदा भक्ति के अंतर्गत नहीं होता था, तो बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ए सी डी ये तो होते ही थे। फिर अगला प्रश्न क्या है यहाँ? अगले प्रश्न में पूछा गया है 66 में, कृति कृतिकार की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो कृति कृतिकार की दृष्टि से असंगत युग्म है, ये बतलाना है यहाँ। तो जो यहाँ पर 66 का सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा याद हो क्या ना हो। ये काशीनाथ सिंह का संस्मरण होगा, ठीक है, हरिशंकर परसाई का नहीं है। ये आपको करवाए हुए हैं, जो ये डायरेक्ट प्रश्न तो आपको गलत करने ही नहीं थे क्योंकि करवाए गए थे आपको। नंगातलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी का है, गालिब छुट्टी शराब रविंद्र कालिया का है, तुम्हारा परसाई कांति कुमार जैन का है। ये तीनों सही होंगे, परंतु जो विकल्प डी है ये संगत नहीं होगा, इसका आप ध्यान रखिएगा।
आगे जो भी परीक्षा आएगी उसमें इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जो प्रश्नों का स्तर बढ़ता जा रहा है। अगला जो प्रश्न है 67, इसमें क्या पूछा गया है, विमर्शों के केंद्र में आग्रह है। तो बताना है दलित विमर्श हो गया, स्त्री विमर्श हो गया, आदिवासी विमर्श होगा, इनके केंद्रों में किस चीज़ का आग्रह रहता है। तो ये चीज़ भी मैंने बताई थी आपको, एक क्वेश्चन आया था जो 120-25 वाले उसमें। तो देखिए जो दलितों का या किसी भी विमर्श का आग्रह रहता है तो वो समानुभूति का रहता है कि जो सारी पब्लिक उन्हें एक समान माने, उन्हें समाज से इतर ना माने, एक समाज के अंदर ही उन्हें माने। स्वानुभूति कई जगह स्वानुभूति भी कही जाती है, परंतु सही विकल्प तो यहाँ पर बी ही होगा। सहानुभूति वो नहीं चाहते हैं, क्यों, किसी की सिंपैथी नहीं चाहते हैं वो, और परानुभूति ये भी नहीं चाहते। जो सही विकल्प होने की संभावना है तो वो बी पे रहेगी। कई जगह जब खोजा इसे तो ए भी दिया गया है, परंतु बी सही विकल्प होगा इसका। बाकी देखिए अगला है 68, प्राकृत और उनके केंद्र का कौन सा युग्म सही है। जो प्राकृत भाषा थी उसके केंद्र यहाँ पर बतलाए गए हैं, तो ये बताना है कि कौन सा केंद्र सही है प्राकृत भाषा के अंतर्गत मिला हुआ। देखिएगा जो शौरसेनी है ये कौशल में नहीं बोली जाती, ठीक है, तो ये आपका कौशल तो गलत हो जाएगा। जो अर्धमागधी है ये विदर्भ के अंतर्गत नहीं आती। महाराष्ट्री जो ये मगध के अंतर्गत नहीं आती। जो पैशाची है ये सिंध के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पर सही विकल्प होगा डी। फिर अगले प्रश्न को देखिए यहाँ 69, इस प्रश्न में क्या पूछा गया है आपसे। इस प्रश्न में पूछा गया है रस सिंगार मंजनू किए कंजनू भंजनू दैन, रस सिंगार मंजनू किए कंजनू भंजनू दैन, अंजनू रंजनू हूँ बिना खंजनू गंजुन गंजनू नैन। ये पंक्तियाँ मैंने आपको करवाई थी, ठीक है, जब हम बिहारी लाल को पढ़ रहे थे उस समय ये पंक्तियाँ करवाई गई थी। तो इन पंक्तियों का भावार्थ भी आपको बतलाया गया था वहाँ पर, ठीक है, जो आपको ऑडियो लेक्चर दिया था वहाँ पर भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई गई थी। यहाँ पर देखिए पंक्तियों के माध्यम से कहा गया उपयुक्त दोहे में नेत्रों के संदर्भ में खंजन पक्षी का उल्लेख है। क्या है खंजन पक्षी का उल्लेख, अगर ध्यान से पढ़ते तो इसका आप एलिमिनेट मेथड यूज़ कर सकते। क्या यहाँ पर नेत्रों की दीर्घता और नुकीलेपन को व्यक्त करने के लिए कहा गया है, नहीं, जब पढ़ते हो तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है आपको। क्या यहाँ पर नेत्रों के आकार और आकृति होने का बताने के लिए कहा है, नहीं, आकृति होने की कोई बातें नहीं की गई है। नेत्रों की मादकता को व्यक्त करने के लिए कहा गया, हाँ, ये सोच सकते थे आप क्या ऐसा हो सकता, परंतु विकल्प सी को भी देखिए, नेत्रों के वर्ण और चंचलता को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर ये पंक्तियाँ कही गई। खंजन पक्षी का नयन संबंध के लिए किया गया, हाँ जी, ये नेत्रों के वर्ण और चंचलता को व्यक्त करने के लिए किया गया है। तो जो सबसे सटीक यहाँ पर विकल्प बैठता है तो वो बैठता है विकल्प सी। वैसे तो डी भी बैठता है परंतु सबसे सटीक है डी सी, इसलिए यहाँ पर सी सही विकल्प हो जाएगा। बाकी देखिए अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, उनके साथ भी आप जुड़ सकते हो। फिर अगला प्रश्न है 70, इसमें क्या पूछा गया है इस प्रश्न में आपसे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है। ये प्रश्न भी डायरेक्ट पूछा गया है, थोड़ा सा घुमाया गया है परंतु डायरेक्ट ही है, ठीक है, शांति से करते। ये सारे शांति से करने वाले प्रश्न थे, जल्दबाजी के नहीं। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि कितनी ऑडियो आपको दिए, कितने आपको वीडियो, हर एक वीडियो में मैं कह रहा था कि शांति से हर एक प्रश्न को करना है। जब शांति से करते तो आप इजीली इसको ले लेते। क्या है प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है। देखिएगा जब पढ़ते हो देशभक्ति और राजभक्ति का योग बिल्कुल सही है। देखिएगा मुझे जितनों ने भी प्रश्न पत्र सेंड किया है धन्यवाद आप सभी का, आपने समय रहते प्रश्न पत्र सेंड किया, परंतु जो सेकंड पेपर था ये आपने समय रहते सेंड नहीं किया था, इसको भी करना चाहिए था। तो जल्दी मैं आपको वीडियो बना के दे देता, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा फंक्शन था जिस कारण बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, तो ये भी जो आपको वीडियो पहुंचाने में लेट हो गया इस कारण, ठीक है। जो फर्स्ट पेपर तो ये तो सभी ने टाइम पे पहुंचा दिया था, परंतु सेकंड पेपर में आपने बड़ी लेट थी भर्ती कोई बात नहीं। जो देखिए जो जुड़े हुए थे हमारे साथ, हमारी टीम के साथ, तो उन्होंने बहुत से इतने अच्छे प्रश्न किए हैं, दिल खुश हो जाता है जिन उनके टिक देख के। क्या उन्होंने टिक वाले भेजे थे मुझे, तो मैंने यहाँ पर वही चयनित किया है जिसमें टिक नहीं लगे हुए हैं विकल्पों में, ठीक है। तो अच्छा है, जिसने अच्छा किया, जिसने अच्छा नहीं किया उसे भी कुछ सीख मिल गई होगी इस प्रश्न पत्र को देखकर, ठीक है। तो एक इस बात का मैं जरूर आपसे
वार्ता करना चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट पेपर है मुझे तो काफ़ी हार्ड लगा। आप लोगों को बताइएगा कमेंट करके कि कैसा आपको इसका स्तर लगा, ठीक है ना। तो आप बता सकते हो, सभी बताना, इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा। आगे हम सोच सकते हैं इसके बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए 100% बच्चे पेपर देने जा रहे हैं और 100% में से सिर्फ 5% ही पेपर निकालेंगे तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्योंकि जब भी ये देखिए पीजीटी की जो परीक्षा है ये है आपके थर्ड ग्रेड से तात्पर्य है तीसरा लेवल इसका आता है। ये ना एचएस नहीं है, फर्स्ट ग्रेड की असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं है। तो इस ग्रेड के लिए इतना टफ पेपर डालना ये थोड़ा सा अचंभित करता है, ठीक है ना। तो इतना हार्ड इस पेपर को नहीं होना चाहिए था। फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, सेकंड वाला तो चलो मान भी लिया हमने, हमारा हिंदी विषय है तो इसलिए चल पड़ता है। परंतु जो फर्स्ट पेपर है बहुत ही एक तरह से कन्फ्यूज़न करने वाला है। अगर इतने कम बच्चे इसमें पास करते हैं तो सीटें देखिए 117 सीटें हैं, 117 सीटें हैं। अगर इतने कम बच्चे इसमें मतलब पास करेंगे फर्स्ट पेपर को तो सीटें कैसी भरी जाएगी, ठीक है। एक बोर्ड को एक देखिए इतना बड़ा बोर्ड है, इसको सोचना चाहिए कि एक पद्धति होती है, एक पैटर्न होता है, जिस लेवल का आप एग्ज़ाम करवा रहे हो उसी लेवल के प्रश्न भी पूछने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रश्न तो आप मतलब भर्ती करवा रहे हैं पीएन की और प्रश्न पूछ रहे हैं आप एचएस लेवल के। ये सरासर गलत बात है, इस तरह के ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं इन चीज़ों का कड़ा विरोध करता हूँ, ठीक है। क्योंकि उसी मान लीजिए अगर हार्ड होता, हमें शुरू से पता होता है कि इस तरह के क्वेश्चन आने हैं तो तैयारी भी उसी तरह से करते, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हमने इसका रिव्यू लिया था P/Q, इसीलिए देखे थे हमने, ठीक है ना, फर्स्ट पेपर के P/Q। तो इसमें देखिए जितने भी देखे तो वो नॉर्मल थे, सामान्य थे, अच्छा मानते थे हम कि भाई इसी लेवल के आएंगे और यही इसका लेवल भी है। आप थर्ड ग्रेड के लिए इतना हार्ड पेपर दे रहे हैं फर्स्ट पेपर, तो इससे आगे तो हम क्या ही कहेंगे आपको, ठीक है। आप अवश्य बताइएगा, देखिएगा कई बार आपकी कॉल पिक नहीं कर पाते, व्हाट्सएप आप लोगों ने ज़रूर करना है। किसी को अगर समस्या है तो व्हाट्सएप करिएगा, हम कुछ ना कुछ सोचेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो सभी ने अगर कुछ करेंगे तो सभी ने मिलकर करना है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, कहाँ भटक गए थे हम। 70 भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है। देखिए देशभक्ति और राजभक्ति का योग यहाँ ये मिलता है इनकी रचनाओं में। फिर नए नए विषयों की ओर उन्मुखता, ये भी मिलता है। परंपरागत भाषा एवं छंदों का उपयोग करते थे, हाँ जी करते थे ये। परंतु जो खड़ी बोली का काव्योचित परिष्कार, ये खड़ी बोली का कुछ हद तक तो प्रयोग करते थे, परंतु काव्योचित परिष्कार ये नहीं करते थे। ये कब मिला आपको? द्विवेदी युग में जाकर आपको ये देखने के लिए मिला था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 71, इसमें क्या पूछा गया है आपसे? इस प्रश्न में 71 में पूछा गया है दिन प्रति जात सहज गोचारण गोप सखा लय संग बासरगत रजनी मुख आवत करत नयन गति पंग को व्यापक पूर्ण अविनाशी को विधि वेद अपार सुर वृथा बकबाद करत हो या ब्रज नंद कुमार। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में प्रमुख रूप से क्या वर्णित है? पहले तो ध्यान रखिए ये जो पंक्तियां हैं ये सूरदास की हैं। किसकी हैं? सूरदास की हैं। ये उद्धव को गोपियां ये पंक्तियां कहती हैं, ठीक है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से क्या निकल रहा है जब आप पढ़ते हैं तो देखिए गोपियों का क्या था भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध। देखिए दास्य भाव तो नहीं रखते थी, सख्य भाव भी नहीं रखते थे, वात्सल्य भी नहीं रखते थे। एक ये जो विकल्प है अनन्यता, ये भाव रखते थे। जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की एक अनन्यता की भक्ति थी। उद्धव जो आए थे ये गोपियों को सिखाने की आप निर्गुण संप्रदाय को ज्वाइन करिए, सगुण में कुछ नहीं रखा है। जब उनके अंदर उद्धव ने देखा कि ये तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव रखती हैं, इसलिए यहाँ पर जो सही विकल्प होना था तो वो होना था आपका विकल्प डी, अनन्यता का भाव रखती थी गोपियाँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ, प्रश्न संख्या 72। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय। बच्चन जी की ये पंक्तियाँ बतानी है किस तरफ अर्थ संकेत करी है। पहले तो ध्यान रखिए जो बच्चन जी थे ये बच्चन हरिवंश राय बच्चन हैं, ये हालाबाद के प्रवर्तक थे।
हालाबाद के प्रवर्तक थे। तो इन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से क्या वर्णित किया है? पलायनवाद का ये वर्णन नहीं करते हैं, लोक विमुखता का वर्णन नहीं मिलता है यहाँ पर। इंद्रिय सुख की चरमावस्था है, हाँ कहीं तक ये आपको लग सकता है कि ये ठीक होगा। परंतु जब आप विकल्प डी को पढ़ते हैं, नैतिक रूढ़ियों को अस्वीकार किया है, नैतिक रूढ़ियों के अस्वीकार का वर्णन यहाँ पर या अर्थ संकेत मिलता है। तो यहाँ पर जो सही होना था विकल्प डी। क्यों? क्योंकि देखिए जितने भी ये हालावादी थे, इन्होंने नैतिक रूढ़ियों का सरासर विरोध किया था। ठीक है, ये किसी भी बंधन में रहकर रचनाएं नहीं करते थे। तो यहाँ पर देखिए, वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय, ये कहा गया है बच्चन जी के द्वारा। तो इस चीज़ का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। बाकी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो हम इसे और भी विस्तृत और अच्छे ढंग से चर्चा करेंगे। क्यों, किस प्रश्न को बोर्ड ने गलत दिया है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है, सारे तथ्यों के साथ। पर यह बात भी माननी पड़ेगी कि बोर्ड ने यह प्रश्न पत्र बड़ा ही गहराई से पूछा हुआ था। जो ऐसे ही उड़ उड़ के तैयारी करके गया था तो उसका तो होना ही नहीं था किसी भी एंगल से। जो धैर्य से लंबे समय से तैयारी कर रहा था उसी का ये होना था। प्रश्न संख्या 73 पूछा गया है, इसमें निम्नलिखित में से किस विकल्प की सभी रचनाएं एक ही कवि की हैं? देखिए यहाँ पर आप देखते हैं विकल्प कौन सा, यह दीप अकेला नदी के द्वीप चक्रांतशिला कलगी बाजरे की। अगर इस विकल्प को आप देखते हैं तो इससे आपको क्या अनुभूति आती है? इससे ये अनुभूति आती है, यह दीप अकेला नदी के द्वीप कलगी बाजरे की। ये तीनों तो आपने देखा ही होगा, एक ही कवि की रचना है। किसकी? यह है आपकी अज्ञे जी की रचना है, अज्ञे की। चक्रांतशिला ये भी करवाया था मैंने आपको, ठीक है। मोस्टली किसको करवाया था? ये पेड मेंबर्स को करवाई थी ये रचना। जिस समय में हम अज्ञे जी का वर्णन, जिस समय अज्ञे जी के चरित्र वर्णन करे थे उसमें ये नई रचना मैंने आपको बताई थी। मैंने भी उसमें कहा था कि ये रचना पूछी जा सकती है आपसे, तो देखो पूछी गई है ये रचना। इसलिए जो बातें हम आपको कहते हैं तो वो पूछी जाती हैं। बाकी विकल्प बी सी डी ये नहीं होगा यहाँ पर कोई भी सही। हाँ, आप लोग बार बार कहते हैं कि इक्वालिटी कम आती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होते हैं तीनों पर 3 बिंदु, उनको उन 3 बिंदुओं पर क्लिक करना है और क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है। पता नहीं आप लोगों को कैसे वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ नहीं दिखती, तो उसको बढ़ाइएगा, तभी आपको पता चलेगा कि क्या कह रहा हूँ मैं, क्या प्रश्न यहाँ पर दिखाया गया है। वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ करिए। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, भाषिक परिभाषाओं की दृष्टि से असंगत कथन है। कौन सा यहाँ पर असंगत कथन होगा? देखिए, जब इस प्रश्न की खोज की, काफ़ी गहरा प्रश्न था ये। ब्रज भाषा में औकारांतता की प्रवृत्ति मिलती है, औकारांतता की नहीं मिलती, ओकारांतता की मिलती है, ओकारांत, ठीक है। ये शब्द यहाँ पर प्रयुक्त किया गया था। तो बोर्ड ने ये औकारांतता क्यों रखा है तो इस पर मुझे संदेह है। बाकी देखिए, ब्रज में भूतकाल के रूप में भाव भई भयु आदि भव वाले शब्द प्रचलित हैं, ये तो सही है। अवधि में संज्ञा के 3 रूप मिलते हैं, ये भी सही है। परंतु जो अवधि में भविष्य काल की सहायक क्रिया के रूप में होब, होबहु, होबू आदि प्रचलित है, ये भी, इसमें भी थोड़ा सा संशय है, परंतु अधिक संशय विकल्प ए में ही है, ठीक है। इसे हम जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी डिसाइड करेंगे, परंतु जिनका ए और डी में जिन्होंने चयन किया है तो वो समझिए इसका सही उत्तर होगा इन 2 में से ही एक। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है इस पे भी संदेह है। ये लगता है कि या तो गलत टाइप किया गया है या फिर हमारी पहुंच से ये प्रश्न बाहर है। निजता के अतीब आग्रह के कवि, क्या ये बन रहा है? ये तो मुझे समझ नहीं आया, परंतु जहाँ तक मुझे लगता है, देखिए इसमें भवानी प्रसाद मिश्र तो नहीं होंगे और अपने मुक्ति बोध की संभावना भी इस पर नहीं है। या तो रघुवीर सहाय होंगे इसमें या अज्ञे, इन 2 में से एक होने की संभावना है। एक इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कई बार देखिए आप मान के चलेंगे कि एक ये बता दिया है और बोर्ड में अगर दूसरा बताया होगा तो आप बोलेंगे कि आपने तो ये बताया था। ऐसा नहीं है। जिनके मुझे तथ्य पता है, जिनको मैंने स्वयं पढ़ा है, जो मुझे आते हैं, तो उसके तो मैं आपको पूरे 100% कह रहा हूँ कि यही सही होगा। फिर है 76, इसमें क्या पूछा गया है? मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। ये भी देखिए, फ्री वाले आपको भी करवाया था, पेड बैच वालों को ये भी करवाया था। पेड बैच वालों को तो ढंग से करवाया था। ये कविता मैंने धूमिल की रचना है
रोटी और संसद के उपयुक्त काव्यांश में अंतिम पंक्ति में व्यंजना है। क्या व्यंजना है यहाँ पर? अगर आप देखिए शांति से पढ़ते, मेरे देश की संसद मौन है, क्या मिल रहा है? क्या यहाँ पर इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है? नहीं, इसका तो वर्णन नहीं है। इस प्रश्न का जवाब ढूंढना मुश्किल है। नहीं, ये प्रश्न कार्यसूची में नहीं है, ये भी नहीं। यह प्रश्न न्यायपालिका के दायरे में आता है, तो ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 77, इसमें क्या पूछा गया है? अन्य सभी गुणों का अंतर्भाव किया गया है। देखिए, आपको पता है वैसे तो गुणों की संख्या बहुत ज़्यादा है, परंतु जो सभी गुणों का अंतर्भाव किया गया है तो वो माधुर्य, ओज, माधुर्य, प्रसाद, ओज, इन 3 गुणों के अंतर्गत ही किया गया है। तो इसका सही विकल्प होना था डी, 3 गुणों के अंतर्गत ही। वैसे गुण बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उदारता, श्लेष, ओज ये नहीं होगा, समाधि, प्रसाद, ओज ये नहीं होगा, कांति, माधुर्य, ओज ये नहीं होगा, माधुर्य, प्रसाद और ओज होगा। ये 3 गुणों के अंतर्गत सभी गुणों को संग्रहित किया गया है। फिर शिव शंभू के चिट्ठे ये छोड़ देते हैं क्योंकि एग्जैक्ट इसका नहीं पता है मुझे। अगला जो प्रश्न है 79, इसमें क्या वर्णित है? नैन चुबही जस महबट नीरू, तो ही बिनु अंग लाग सर चीरू, टप टप बूंद परही अस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। नागमती व्योखंड की ये पंक्तियां हैं। हमने आपके साथ ढंग से इसकी चर्चा ढंग से की थी पेड मेंबर्स के लिए। तो उपयुक्त पंक्तियों में किस महीने का वर्णन है? तो देखिए, अगर यहाँ पर पढ़ते आप, नैन चुबही जस महबट नीरू, तो ही बिनु अंग लाग सच चीरू, टप टप बूंद परही अस ओला। तो यहाँ पर देखिए, टप टप बूंद के माध्यम से भी और महबट नीरू के माध्यम से भी आप पता लगा सकते थे। ये कौन सा महीना का वर्णन कर रहे हैं? माघ महीने की। किसका? माघ महीने का। तो डी यहाँ सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है 80। देखिए, जो नया पाठ्यक्रम था तो दोस्तों मैंने ढंग से आपको करवाया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता था प्रश्न बनने हैं, तो बने भी अच्छे प्रश्न यहाँ से। जिसने ये ढंग से किया होता तो वो यहाँ से भी प्रश्नों को कर लेता है इजीली। तो प्रश्न क्या है 80? रोज कहानी में डैश बजगे की आवृत्ति में है, क्या है? देखिए, मैंने करवाया था अज्ञे की कहानी है रोज, इसका दूसरा नाम गैंग्रीन बताया था। इसमें रोज कहानी में डैश बजगे की आवृत्ति है। क्या इससे आवृत्ति आती है कि थकान का भाव मिलता है आपको? क्या इससे आवृत्ति आती है कि काम ना निपटने का बोध है? क्या सामान्य सूचना है ये? क्या एक रस्ता का भाव है ये? बताइए क्या है। देखिए, काम ना निपटने का बोध नहीं है ये। सामान्य सूचना ये भी यहाँ पर नहीं झलकित होता। एक रस्ता का भाव ये भी नहीं है। क्या होता है? थकान का भाव होता है। यहाँ पर देखिए, जब 3 बजते हैं, 2 बजते हैं, 11 बजते हैं, तो जो मालती होती है, जो इस कहानी की मुख्य पात्र है, वो एक तरह से थकावट महसूस होती है उसे। ये देखता है लेखक उसके अंदर के भावों को। ठीक है, थकान का भाव उसके अंदर होता है। फिर प्रश्न है 81। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। उपयुक्त व्यवस्था में संविधान के अनुच्छेद, उपयुक्त व्यवस्था है संविधान के किस अनुच्छेद में? अगर हम इसे देखते, ये करवाया था, ये टॉपिक भी मैंने आपको, तो यहाँ सीधे बताया था प्रचार प्रसार किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है 351 अनुच्छेद के अंतर्गत। ये भी आसान प्रश्न था। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 82। काव्य की आत्मा के विषय में सर्वप्रथम व्यवस्थित विवेचन किया। वैसे तो काव्य की आत्मा के विषय में कई विद्वानों ने पहले व्याख्याएं की और विवेचना किया, परंतु जो सबसे पहले व्यवस्थित रूप से किया था तो वो किसके द्वारा किया गया था? वामन के द्वारा। किसके द्वारा? वामन ने कहा रीतिरस या आत्मा काव्यम। तो इस तरह की इनकी पंक्ति थी। तो यहीं पर ये आप आइडिया लगा लेते, तो ये भी नॉर्मल ही प्रश्न था अगर आपको इनकी व्याख्या पता होती तो। भामा नहीं होंगे, दंडी नहीं होंगे, आनंदवर्धन भी नहीं होंगे, तो ए यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न संख्या 83। ये भी मैंने आप लोगों को करवाया था। हाँ, जो यूट्यूब वाले थे उनके लिए तो नहीं करवाया था, जो पेड मेंबर्स वाले थे उनको ये भी ढंग से मैंने एक एक पंक्ति पढ़ के बताई थी, तो वहीं से ये पूछा गया है।
प्रश्न को पढ़ लेते हैं 83। कविता क्या है? निबंध में रामचंद्र शुक्ल के कविता विषयक विचारों की दृष्टि से असंगत कथन है। मैंने बोला था ना, हर एक पंक्ति को ध्यान से पढ़िए, असंगत पूछा जाएगा। तो देखिए असंगत पूछा गया है। क्या इसमें असंगति यह है कि कविता स्वार्थ बंधनों से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूति पर ली जाती है? ये यहाँ पर सही नहीं होगा। ऐसा तो कुछ मतलब ऐसा कहा था, असंगत पूछा गया, ये असंगत नहीं, ये संगत है। दूसरा है, कविता भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का विस्तार कर देती है, ये भी संगत है। अगला है, हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी के विधान को काव्य कहते हैं, तो ये भी संगत है। परंतु जो विकल्प बी है ये संगत नहीं होगा, इसका उत्तर होगा विकल्प बी। हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के आवरण चढ़ने पर कविता की आवश्यकता कम हो जाती है, कम नहीं होती है, बढ़ती है। ये यहीं से आप इसका उत्तर ढूंढ लेते, कम नहीं होती है, बढ़ती है। हमारी वृत्तियों में सभ्यता के आवरण चढ़ने पर कविता की आवश्यकता बढ़ जाती है, विकल्प बी यहाँ उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है ये भी सामान्य सा प्रश्न था, डायरेक्ट कर लेते। अशब घोष की रचना पर आधारित नाटक है, तो यहाँ पर यह पूछा गया है। जो अशब घोष हैं रचनाकार, ये बौद्ध रचनाकार थे। इनकी रचना है कि सौंदरानंद, इस तरह से रचना है इनकी, पूरा मुझे नाम इसमें याद नहीं आ रहा है। तो जो सौंदरानंद का प्रभाव जो अपने मोहन राकेश है, इनकी किस रचना पर पड़ता है? आषाढ़ के एक दिन पर पड़ता है? नहीं। आठवां सर्ग पे पड़ता है? नहीं। एक कट विश्वाई पे पड़ता है? नहीं। लहरों के राजहंस पर पड़ता है। किस पर? लहरों के राजहंस पर। तो इसका जो 84 का सही विकल्प होगा बी, लहरों के राजहंस, मोहन राकेश का ये नाटक होगा। फिर प्रश्न है यहाँ पर 85। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? तो इस प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के विषय नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में मनुष्य को पशु से भिन्न करने वाले गुण बताए गए हैं। क्या गुण हैं? ये भी मैंने बताया था आपको। इस प्रश्न को आप थोड़ा सा आराम से सोचते तो इजीली कर लेते। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में मनुष्य को पशु से भिन्न बताने वाले गुण क्या क्या हैं? देखिए क्या क्या गुण होने चाहिए। संयम होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, संवेदना। तो इसी कारण आप इसे सॉल्व कर सकते थे। देखिए संयम, संवेदना, उच्च श्रृंखलता, ये तो नहीं बनता है, उच्च श्रृंखलता तो नहीं हो सकता। संवेदना, उच्च श्रृंखलता यहाँ पर भी आ गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एलिमिनेट कर देते तो ये बन जाता आपका सी ही इन सभी से अलग था, तो यही इसका उत्तर भी होगा। अगला जो प्रश्न है 86। आकाशदीप कहानी में बुद्धगुप्त के विवाह प्रस्ताव को ठुकराने और उसके बाद भारत वापस ना जाने की पृष्ठभूमि में चंपा के मन में चलने वाला द्वंद्व है। तो क्या द्वंद्व है? प्रेम और वितृष्णा, प्रेम और लोकहित, प्रेम और स्वातंत्र्य, प्रेम और सदाचार। देखिए जो चंपा है इसके मन में यह द्वंद्व है कि जो बुद्धगुप्त है इसके द्वारा इसके पिता की हत्या की गई थी। ठीक है, बुद्धगुप्त बार बार कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता की हत्या नहीं की, वो किसी और ने की थी, परंतु इसके मन में ये बात चढ़ गई थी। तो कई बार ये बुद्धगुप्त को मारना भी चाहती थी। मैंने बताया था आपको इसकी पूरी स्टोरी की क्या 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 स्टोरी थी। तो ये भी बताया था कि इन दोनों में क्या भाव है। ठीक है ना, ये जो कहानी आकाशदीप पढ़ी थी उस समय ये बातें बताई थी आपको मैंने। तो जो देखिए प्रेम और वितृष्णा, ये भाव सबसे मुखर यहाँ पर दिखता है। ठीक है, प्रेम, चंपा को बुद्धगुप्त से प्रेम था, परंतु वितृष्णा भी थी कि इसने मेरे पिता को मारा है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी कहीं भी। ठीक है, विवाह भी करना चाहती थी परंतु कई कारणों से विवाह भी होते होते रह गया। प्रेम और लोकहित भी हो सकता है, परंतु जो प्रमुख यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मतलब यहाँ पर आकर्षित कर रहा है तो वो विकल्प ए ही होगा। अगला देखिए 87। इसमें क्या पूछा गया है? एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चराबे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। चेला के गुरु लागे पाई। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चराबे गाय, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। ये देखिए जो कबीरदास की पंक्तियां हैं, कबीरदास के पद हैं ये। तो इसमें ये क्या कहा गया है कि मान लीजिए जो बच्चा माँ से पहले जन्म ले रहा है और जो गुरु है ये चेले के पैर को छू रहा है। ये क्या हो रहा है इनसे? मुकरी तो नहीं हो सकती, पहेली भी नहीं होती, दृष्टिकूट पद भी नहीं हो सकते, तो क्या हो सकता था? उल्टबासी हो सकती थी ये। तो डी यहाँ पर सही हो जाता। एलिमिनेट करना मैंने आपको बताया था, जिसने एलिमिनेट मेथड यूज किया है तो उसको बढ़िया रहा है। अगला देखिए
अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का बारा आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति काल के संदर्भ में यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये प्रश्न तो मक्खन प्रश्न था, इजीली आप लोग कर लेते इसे। तो किसका था ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन था। ये इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में कहा था। अगला प्रश्न देखिए 89। इसमें क्या पूछा गया है? पूछा गया है पापा ने कहा कि मम्मी बाजार गई हैं और दीदी कहती हैं कि वे सिनेमा गई हैं। तो जो देखिए मुख्यतः यहाँ पर उपवाक्य होंगे, तो इसमें से जो लग रहा है या तो 2 होगा या तो 4। ठीक है, इन दोनों की संभावना है। जिसने ये 2 किए हैं तो उसका सही होने की संभावना है। ठीक है ना, तो या तो बी होगा या तो डी होगा। बी की ज़्यादा संभावना है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए 90। इसमें क्या पूछा गया है? पत्नी कहानी की सुनंदा चाहती है। पत्नी कहानी की सुनंदा क्या चाहती है ये बताना है। ये भी मैंने पत्नी कहानी भी अच्छे से डिस्कस किया था आपके साथ। क्या ये पति के स्वभाव में नम्रता चाहती है? क्या ये पति के साथ भागीदारी चाहती है? क्या पति पर अपना अधिकार चाहती है? क्या पति राजनीति के पचड़े में ना पड़े ये चाहती है? वैसे तो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर मुखरित होते हैं, तो जो सबसे स्टीक पॉइंट यहाँ पर दिखता है तो वो चाहती है पति का स्वभाव में थोड़ी सी नम्रता आ जाए। क्यों? वो देखिए जो इसकी पत्नी है कालिंदी चरण, इसके पति का नाम है कालिंदी चरण। ये कई बार अपनी पत्नी को डांट देता है और कई बार खाने की जो चीज़ें होती हैं वो स्वयं अपने मित्रों के साथ खा लेता है, और इस कारण इसकी पत्नी जो सुनंदा है इसे लगता है क्यों इसके पति इसको एक बार भी नहीं पूछते कि सुनंदा तुमने भी खाना खाया है कि नहीं, तुम अभी तक क्यों बैठी हो, तुम सोई क्यों नहीं। इस तरह की नम्रता ये चाहती थी पति के स्वभाव में। ठीक है, सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ पर विकल्प होगा तो वो विकल्प ए ही होगा। भागीदारी भी किसी हद तक चाहती है, ये भी चाहती कि पति राजनीति के पचड़े में ना पड़े, परंतु ये सारे उतने महत्वपूर्ण यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। विकल्प बी और ए महत्वपूर्ण दिख रहे हैं, परंतु ए ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, या फिर ए में ज़्यादा यहाँ पर सटीकता है। ए यहाँ पर सही होगा। अगला जो प्रश्न है 91। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है प्रिय ने कहा था, प्रिय पहले ही फूला यह भीति जो थी इसको तुम्हारे पदाघात की। साकेत की उपयुक्त काव्य पंक्तियों में किसके फूलने की बात की गई है? तो इसमें जो फूलने की बात की गई है, एक फूल था उसके फूलने की बात की गई थी। ये था अशोक का फूल। कौन सा? अशोक का फूल। डी यहाँ सही होगा। ये बहुत गहरा प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है 92। ये तो सरल ही प्रश्न था। इसमें क्या था देखिए, ब्रह्मराक्षस कविता जब मैंने आपको पढ़ाई थी, ब्रह्मराक्षस कविता में नरेटर ब्रह्मराक्षस का सजल और शिष्य क्यों होना चाहता था? ये बताया था मैंने आपको। क्यों होना चाहता था? क्योंकि उसके अधूरे कार्य को संगतपूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचाना चाहता था। ये ठीक है, तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी। ये बताया भी था मैंने आपको। कई क्वेश्चन जो मैंने सीधे सीधे बताए थे वैसे ही आए थे, अगर आपने ध्यान से सुना होता तो। अगला जो प्रश्न है 93। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित पुस्तक लेखक युग्मों से सही नहीं है। तो एक तरफ पुस्तक दी गई है, दूसरी तरफ लेखक। मक्खन प्रश्न था ये भी। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल की रचना है। नवरस ये गुलाब राय की रचना है। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र ये नंदुलारे वाजपेयी की रचना नहीं है, इसका ध्यान रखना था। निर्मला जैन की ये रचना हो जाती। ठीक है, तो डी यहाँ पर सही विकल्प होगा। अष्टयाम सेवा में याम से तात्पर्य है। तो याम से क्या तात्पर्य है अष्टयाम सेवा में? प्रहर। क्या है? प्रहर। विकल्प ए। फिर अगला जो प्रश्न है 95। इसमें क्या पूछा गया है? सरोज स्मृति में उपमेय उपमान के संदर्भ में गलत युग्म है। ठीक है, जो सरोज स्मृति में उपमेय उपमान के संदर्भ में, देखिए जब आप सरोज स्मृति को पढ़ते हैं तो हमने जब पढ़ा था तो ये पंक्तियां आई थी। क्या क्या पंक्तियां आई थी इसमें? देखिए ये बताता हूं अभी आपको। तूरण चरण ये पंक्ति आई थी। जीवन सिंधु ये पंक्ति भी आई थी। मृत्यु और तरणी ये भी आई थी। उपमेय और उपमान के संबंध में जो स्वार्थ समर आया था, ये सबसे अंत में जाकर ये पंक्तियां आई थी, पंक्तियों के बीच में। ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है तो इसका सही विकल्प होना चाहिए विकल्प डी।
फिर भी हम इसे ऑफिशियल आंसर की में एक बार ज़रूर चेक करेंगे। अगली ये पंक्तियाँ हैं, ये भी देखो इसी तरह से सेम पंक्तियाँ थी। क्या पूछा गया है इसमें, बीन बिहू में तुम्हारी रागिनी बिहू में गीत के संदर्भ में कौन सा समुच्चय असंगत है। तो यहाँ पर जो असंगत जो विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका मधुर और फूल। मधुप और फूल ये नहीं आया था यहाँ पर, ठीक है। और आया था, मधुर आया था, परंतु मधुप नहीं आया था। चातक नयन जलद हूँ, दीपक प्राण शलभ हूँ, छा दूर तन हूँ, ये तीनों ही आए थे, ठीक है। तो असंगत होगा यहाँ पर विकल्प सी। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 97, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इस अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं, कुछ लोग पुरानी हिंदी। उपयुक्त कथन किसका है। जो ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है, वहाँ से ये पंक्तियाँ डायरेक्ट उठाई गई थी। एक बार ये प्रश्न हमने 125 प्रश्नों वाले में भी डिस्कस किया था। तो जो ये पंक्तियाँ हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कही गई थी। जो ये प्रश्न पत्र है ना पीजीटी वाला, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी को महत्व दिया गया है काफ़ी। रामचंद्र शुक्ल जी को दरकिनार किया गया है इस प्रश्न पत्र से। अगला प्रश्न क्या है 98, इंशा उल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम बताइए। क्या मक्खन प्रश्न नहीं लग रहा आपको ये। इस तरह के तो प्रश्न आसान थे, शांति से करना था ये। एक और बात, कट ऑफ जाएगी इसकी बहुत नीचे। मैं एक पोल अभी आपके लिए डालूंगा, तो उसमें आपने जिसने परीक्षा दी है तो वही बताइएगा कि वास्तविकता क्या है। मैं पोल कंडक्ट करूंगा और डालूंगा आपको, आपने उसमें अवश्य वोट करना है। तो जो उदयभान चरित है ये इसका वास्तविक नाम होगा, ठीक है, या वास्तविक या दूसरा नाम, सी यहाँ सही होगा। अगला जो प्रश्न है 99, इसमें क्या पूछा गया है, साहित्य के इतिहास का प्रत्येक युग स्पष्ट साहित्यिक आदर्शों की प्रधानता से अभिज्ञात होगा। साहित्यिक युग न्यायशास्त्रीय वर्ग के समान नहीं होता। कोई साहित्यिक कृति ऐसे किसी वर्ग का दृष्टांत न होकर वह अंश है जो दूसरी कृतियों के साथ साथ योग की धारणा का आधार बनती है। उपयुक्त कथन बताइएगा किसका है। तो एलिमिनेट मेथड से हम इसे करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट उत्तर इसका मुझे नहीं मिला है। देखिएगा इसमें जो मैनेजर पांडे और नलिन बिलोचन शर्मा ये तो नहीं होंगे, या तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन होगा या शिवदान सिंह चौहान, इन दोनों में से किसी एक का कथन होगा ये, ठीक है। इसे भी हम ऑफिशियल आंसर की पर ही डिस्कस करेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, कहानी के लेखक हैं। अगर हम इस प्रश्न को गौर से देखते हैं तो यहाँ पर क्या होना था 100 में, कहानी आंदोलन के लेखक, ठीक है। ये देखिए बोर्ड तो खुद तो कितनी गलतियाँ करता है, बोर्ड ढंग से तो ये लिखा भी नहीं इसने, कहानी आंदोलन, ठीक है। विकल्प दिए हैं वैसे ही। तो जो इसका जो सही विकल्प होना था डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल, कहानी आंदोलन की अगर बात की है तो उस हिसाब से विकल्प ए यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो खुद तो बोर्ड ने कई गलतियाँ की है और बच्चों के लिए ऐसे टफ प्रश्न डाले हुए हैं, क्या बोलें। खैर कोई बात नहीं। देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर लगभग 100 प्रश्न किए। कुछ एक प्रश्नों को छोड़कर हमने वैसे डिस्कस तो हमने सारे किए, कुछ एक को छोड़ दिया था ताकि गलत हम उत्तर आपको ना दें, ठीक है। जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो हम आपके साथ उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप बताइएगा जितने हमने ये 100 प्रश्न किए इनमें से आपके कितने सही हो रहे हैं हमारी आंसर की के आधार पर, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें आपको कही हैं उन पे आप अमल अवश्य लाइएगा, आपको फ़ायदा होगा इन चीज़ों से। PDF इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप से जुड़िएगा। इसके साथ ही आपको देखिए सेट की तैयारी भी हम करवाएंगे। सेट आप दीजिएगा सभी, जिसने भरा तो सभी सेट का देना, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।